सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तहत हलाला से जुड़ा पहला मामला दर्ज किया गया है। हरिद्वार जिले के बुग्गावाला थाने में एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। शिकायत में महिला ने हलाला के लिए दबाव बनाने और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामले की जांच के बाद संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की। अधिकारियों के अनुसार उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद हलाला से संबंधित दर्ज होने वाला ये पहला मामला माना जा रहा है। पुलिस ने कहा कि मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शिकायतकर्ता महिला के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और संबंधित पक्षों से पूछताछ जारी है। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तहत हलाला से जुड़ा पहला मामला दर्ज किया गया। हरिद्वार जिले के बुग्गावाला थाने में एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और शिकायत में महिला ने हलाला के लिए दबाव बनाने और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। अधिकारियों के अनुसार उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद हलाला से संबंधित दर्ज होने वाला पहला मामला है। इसी पर जानकारी और बातचीत करने के लिए अनुपम त्रिवेदी हमारे उत्तराखंड के एडिटर हमारे साथ जुड़ गया। अनुपम जी, यूसीसी से संबंधित ये पहला मामला आज दर्ज किया गया है और ऐसा सीएम धामी की तरफ से भी लगातार कहा जाता है कि इन्हीं केसेस की वजह से ये कानून लाया गया है और अब वो नजर भी आ रहा है। बिल्कुल नलिनी, आपने ठीक कहा कि ये यूसीसी हमारे वहाँ पास हुआ था उत्तराखंड में 2024 में। उसके बाद लगातार इसमें जो बोला भी गया था वो ये कहा गया था कि जब महिला के अधिकार हैं, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार हैं, उनको सुरक्षित किया जाएगा ताकि जो उनका एक्सप्लॉयटेशन है किसी तरीके से परिवार में उन्हें दिक्कत आती है वो नहीं आए। और ये जो पूरा मामला है ये हरिद्वार जिले का है, बुग्गावाला थाना क्षेत्र है। वहाँ ये मामला आया था जहाँ एक महिला ने शिकायत की थी कि उसके पति ने उसको तलाक दिया है और ससुराल जो पक्ष है वो उसको लगातार दहेज के लिए परेशान कर रहा है। और बाद में जब नेगोशिएशन हुए तो इसमें हलाला की भी बात आई। तो इसमें फिर पूरा एक 4 अप्रैल को इसमें केस दर्ज किया गया था जिसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन हुई है, अलग अलग पक्षों से बात हुई है। करीबन 9 लोग इसमें अक्यूज बनाए गए हैं, जिसमें महिला का पति है, उसके ससुर हैं और बाकी लोग हैं परिवार के। और इसमें कुल मिला के 8 चार्जेस लगे हैं, जिसमें 2 चार्जेस जो है समान नागरिक संहिता के अंतर्गत के हैं जो हलाला से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दहेज से जुड़ा हुआ है और मुस्लिम महिला विवाह के अधिनियम से कुछ दुरावी धाराएं हैं, बीएनएस की धाराएं हैं। तो कुल मिला के आज ये केस चला गया है रुड़की की कोर्ट में और अब ये केस वहां चलेगा। फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने अपनी लगा दी है, चार्जशीट इसमें हो गई है। और धामी सरकार जब से यूसीसी लाई थी उसके बाद ये सबसे पहला मामला है और संभवतः देश का भी शायद ये पहला मामला है, क्योंकि यूसीसी लगाई उत्तराखंड में है, फिलहाल एक ही राज्य जहाँ ये लागू है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट इसको माना जा रहा है। नलिनी जी, बहुत ही शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। उत्तराखंड में हलाला पर मामला पहला दर्ज हो चुका है। यूसीसी लागू होने के बाद ये पहला केस है उत्तराखंड में। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है सामने। यहां सत्ताधारी बीजेपी संगठन में कुछ बड़े फेरबदल कर सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बदलाव संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर हो सकते हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई बड़े फेरबदल हो सकते हैं। देहरादून से खबर है, यहां सत्ताधारी बीजेपी संगठन में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बदलाव संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर हो सकते हैं। तीसरे टर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। अभी कुछ दिनों पहले पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में कुछ नए मंत्री आए हैं, उनको इंडक्ट किया गया है और जो पार्टी के नेता जो इंडिकेशन दे रहे हैं, बड़े नेता, वो ये है कि अगले कुछ दिनों में संगठन में बड़ा फेरबदल दिख सकता है। उन चेहरों की छुट्टी हो सकती है जो किसी तरीके से कंट्रोवर्सी में रहे हैं। पार्टी नहीं चाहती है कि चुनाव में जाने से पहले कि कुछ ऐसे चेहरे पार्टी में रहें जिनकी वजह से दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा जो बड़ा चेंज दिख सकता है वो दिख सकता है क्षेत्रीय संतुलन को लेके। पार्टी चाहती है कि क्षेत्रीय संतुलन में कुछ ऐसे नेताओं को लाया जाए जो अनुभवी हो और जो सब वर्कर्स को साथ में लेके चले और जो पार्टी के इक्वेशंस में भी फिट बैठते हों। इसमें कुछ ऐसे नेताओं की भी एंट्री हो सकती है जो कि एक समय में बीजेपी में खासे एक्टिव थे, बड़े नाम थे, उनको पार्टी ला सकती है। और ये चेंज जो पार्टी के नेता बताते हैं वो नितिन नवीन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके दौरे से पहले हो सकता है। बहुत संभावना है कि ये चेंज पहले दिखेगा। अगर अभी नहीं हुआ तो अगले कुछ हफ्तों में दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर। ऐसे सिग्नल्स हैं ताकि चुनाव में जाने से पहले जो अगले साल के शुरुआत में होने हैं, पार्टी पूरी तरीके से एक नया फ्रेश चेहरा लेके चुनाव में जा सके।
अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18, देहरादून। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों के नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। स्वास्थ्य विभाग में नवनियुक्त डॉक्टर्स के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। वहीं मेडिकल एजुकेशन के फार्मासिस्ट्स को भी ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, सरकार का फोकस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर मजबूती प्रदान करने का है। सीएम ने कहा, हर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। अब राज्य के प्रत्येक जिले में हम स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है। 5 मेडिकल कॉलेजों का संचालन शुरू हो चुका है। 2 निर्माणाधीन है, वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। वर्तमान में 9 नर्सिंग कॉलेज, 3 नर्सिंग स्कूल भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक और जहां हल्द्वानी, देहरादून, श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज भी जल्दी चालू होने वाला है। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज चालू होने वाला है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से कई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मिलने के लिए पहुंचे। थराली विधानसभा से विधायक भूपाल राम टमटा, देहरादून कैंट विधानसभा से विधायक सविता कपूर, विकासनगर विधानसभा से विधायक मुन्ना सिंह चौहान और रायपुर विधानसभा से विधायक उमेश शर्मा काऊ और धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रीतम पवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सीएम के सामने रखा। चुनाव आयोग ने गुरुवार को हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की घोषणा की और ये SIR का तीसरा फेज होगा। पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी। उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 को मानक मानकर SIR की प्रक्रिया की जाएगी। 29 मई से 7 जून तक फॉर्म की प्रिंटिंग और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 8 जून से 7 जुलाई तक BLO घर घर जाएंगे, फॉर्म भरेंगे। फिर 14 जुलाई से 13 अगस्त के बीच दावे और आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया है। 10 जुलाई से 11 सितंबर के बीच सभी दावों और आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मई से शुरू होगा और 15 सितंबर तक इसका जो अंतिम प्रकाशन का जो कार्रवाई वो संपन्न होगा। ये कार्यक्रम का शेड्यूल अभी निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें, प्रमुख बातें वो मैं बताना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा। जैसे कि जो हमारा हाउस टू हाउस विजिट का जो कार्यक्रम होगा, जिसमें एन्यूमरेशन फॉर्म्स को उपलब्ध कराया जा रहा है, उसको भरकर वापस लिया जा रहा है। इस दौरान कोई भी अभिलेख देने की आवश्यकता नहीं होगा किसी भी मतदाता को। जनगणना और उत्तराखंड में चल रही SIR प्रक्रिया को देखते हुए साइबर ठग काफी एक्टिव हो गए हैं, जो कि मोबाइल पर लिंक भेजकर लोगों से ठगी कर रहे हैं और कई बार लोग इनके चंगुल में फंस भी जाते हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। साइबर ठग पहले खुद को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को फोन कर रहे हैं, फिर मोबाइल पर एक लिंक भेजते हैं और परिवार की जानकारी भरकर तुरंत रजिस्ट्रेशन की मांग भी करते हैं। ठग लोगों में डर पैदा करते हैं कि फॉर्म नहीं भरने पर उनका नाम सरकारी रिकॉर्ड से हट सकता है। अब साइबर अपराधियों ने जनगणना और SIR अभियान के नाम पर लोगों को ठगने का नया तरीका शुरू कर दिया है। जैसे ही व्यक्ति लिंक पर क्लिक करता है, एक फर्जी वेबसाइट खुलती है जहां नाम, आधार नंबर, बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी मांगी जाती है। इसके बाद OTP भेजकर उससे भी दर्ज करवाया जाता है और OTP मिलते ही साइबर ठग बैंक खाते और मोबाइल डेटा तक पहुंच बना लेते हैं। फिर शुरू होती है साइबर ठगी। STF के पास अब शिकायतें आनी भी शुरू हो गई हैं।
कुछ जो साइबर अपराधी हैं वो समझ इस तरह से देखकर कि आमजनों को पता है कि ऐसा होना है, तो इस तरह के लिंक भेजते हैं कि शहर का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, आप अपना डेटा शेयर करिए। उसी डेटा के शेयर में वो फाइनेंशियल डेटा भी मांग लेते हैं, बैंक अकाउंट्स की कुछ डिटेल मांग लेते हैं, या आपके पास ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको दीजिए जिसमें रजिस्ट्रेशन होना है। तो तरह तरह के फ्रॉड होते हैं। तो ये एकदम स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी SIR का रजिस्ट्रेशन होगा डोर टू डोर होगा, और जो टीम्स बनेंगी वो घर पे जाके डेटा को कलेक्ट करेंगी। STF और साइबर एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि जनगणना या SIR प्रक्रिया में कोई भी सरकारी अधिकारी फोन पर लिंक नहीं भेजता, ना ही OTP मांगता है। सरकारी कर्मचारी सीधे घर पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करते हैं। ऐसे में किसी भी अनजान लिंक, कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या पुलिस को सूचना दें। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून में RTO कर्मचारी की कथित वसूली मामले में अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। CCTV फुटेज सामने आने के बाद सवाल सिर्फ कर्मचारी पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठने लगे। आखिर ये वसूली का पैसा कहां तक पहुंचता था, किन लोगों तक इसका हिस्सा जाता था, और इसी एंगल पर अब जांच आगे बढ़ रही है। मामले में RTO देहरादून का कहना है कि फिलहाल संबंधित कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है। इसके साथ ही ये भी खंगाला जा रहा है कि कर्मचारी बार बार एक हेडक्वार्टर की दुकान पर, एक हार्डवेयर की दुकान पर क्यों जाते रहते हैं, और सामने आए CCTV फुटेज में दिख रही गतिविधियों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। न्यूज़ 18 ने उस दरोगा से जुड़े CCTV फुटेज को भी प्रमुखता से सामने रखा। इसमें कर्मचारी कथित वसूली के पूरे नेटवर्क और पैसों के लेन देन की कहानी बताता दिखाई दे रहा है। इसमें जो दरोगा का जो वीडियो आया था उसमें परिवहन सचिव महोदय के निर्देश के क्रम में तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित कर दिया गया है, और उसमें एक जांच अधिकारी मुख्यालय स्तर से नामित किए जा रहे हैं। उसमें सभी पहलुओं पे जांच की जाएगी कि जो वहां पर वो क्यों गए, और जो बॉडी वॉर्न कैमरास वगैरह होते हैं वो उनके पास उनको अलॉट है कि नहीं है, उन्होंने ऑन किया था नहीं किया था। तो जितने भी इसमें पहलू हैं, और जो बहुत सारे उन्होंने गाड़ियों के नंबर भी बताए हैं, तो उनकी सभी पहलुओं पे जांच करते हुए कार्रवाई की जाएगी। और देहरादून से खबर है, करोड़ों रुपए के LUCC चिटफंड घोटाले में CBI ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि केस का मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल अभी भी फरार है। LUCC नाम की चिटफंड कंपनी पर देश भर के हजारों निवेशकों से ठगी का आरोप है, जिन्हें झूठे मुनाफे का लालच देकर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया गया। गंभीरता को देखते हुए धामी सरकार ने पहले ही इस मामले को CBI को सौंपा था। नैनीताल हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने सरकार को कर्मचारियों को रेगुलर करने के ऑर्डर जारी किए थे। साथ ही कोर्ट ने नौकरी में कॉन्ट्रैक्ट का आधार पूछा है, और कोर्ट ने सरकार की कॉन्ट्रैक्ट की शर्त को अब मानना है। मामले में अब अगले मंगलवार को सुनवाई होगी। चमोली से बड़ी खबर, थराली बाजार के पास एक पुराने लकड़ी के मकान में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग की टीम ने बमुश्किल से आग पर काबू पाया, और आग लगने के समय घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था। लकड़ी का मकान होने के चलते आग तेजी से फैल गई। हालांकि आग में जलकर घर में रखा सारा सामान खाक हो गया। उधम सिंह नगर छतरपुर में एक टायर के गोदाम में भीषण आग लग गई है, और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, और सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। देहरादून में चंद्रबनी चौक के पास एक सलून में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची हैं, आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि समय रहते दमकल कर्मियों की कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया। मामला कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र का है, जहां घटना के कारण कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा।
विकासनगर में सब रजिस्ट्रार अपूर्वा सिंह की निलंबन की सिफारिश की गई है। दरअसल 4 मई को डीएम ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में छापेमारी की थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित गोल्डन फॉरेस्ट की 150 अवैध रजिस्ट्रियां पकड़ी गई थीं। कार्यालय में 2018 से डंप सैकड़ों मूल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिस पर अब एक्शन हो रहा है। चोरी वाले पड़े हुए तेरे पास। राजधानी देहरादून में गाड़ियों की फर्जी नंबर प्लेट बनाने का बड़ा खेल चल रहा है और मोटर पार्ट्स की ज्यादातर दुकानों में नंबर प्लेट आसानी से लग रही हैं, जिस पर न परिवहन विभाग की नजर है न ही पुलिस की। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देहरादून में कचहरी के पास मोटर पार्ट्स की दुकानों का बड़ा मार्केट है, जहां दुकानों के बाहर नंबर प्लेट्स लटकती भी आसानी से दिख जाती हैं। लेकिन इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों की नजर इन पर नहीं पड़ती है। दरअसल कोई भी व्यक्ति अगर गाड़ी खरीदता है तो डीलर की जिम्मेदारी होती है कि वो गाड़ी की नंबर प्लेट लगवाए, लेकिन कई लोग मनपसंद डिजाइन की प्लेट गाड़ियों में लगवा रहे हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन भी गाड़ियों की नंबर प्लेट बनाई जा रही है। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये गैर कानूनी है। छुट्टी पे है वो ये लगा रखी है आप लोगों ने यहाँ, आप दुकान में आप बैठे हो, लोग तो अभी अगर चेकिंग होगी तो पूछेंगे तो आपसे ही ना, मालिक से पूछेंगे ना जो मालिक है। हम तो नौकर है जी। भी अपने प्लेटफॉर्म पे उनको अलाउ कर रहे हैं ऐसे नंबर प्लेट मैन्युफैक्चरर्स को कि कोई भी गाड़ी का मैं किसी भी गाड़ी का हम बनवा सकते हैं। तो ये दोनों दृष्टि से ठीक नहीं है। पहला, सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, और दूसरा, इसमें फ्रॉड्स भी हो सकते हैं, और तीसरा, ये मोटर व्हीकल एक्ट का कंप्लायंस भी नहीं हो रहा है। इसलिए हमने दोनों जो ऑनलाइन एजेंसीज हैं इनको हमने नोटिस दिया है कि आप ये जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है इसको तत्काल प्रभाव से बंद करवाएं। वहीं अपराधी नंबर प्लेट का इस्तेमाल आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में ही 800 से ज्यादा लोग ऐसे पकड़ में आए हैं जिन्होंने गाड़ियों की नंबर प्लेट गलत तरीके की लगाई है। जबकि हाल ही में एक केस ऐसा था जिसने गुजरात का फर्जी नंबर गाड़ी में लगाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। कई बार ये देखा गया है कि कई अपराधी किस्म के व्यक्ति जो इस प्रकार के नंबर प्लेटों को लगा के, डिफेक्टेड नंबर प्लेटों को लगा के लगातार घूम रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों ने अभी प्रेमनगर थाने में एक बड़ी घटना जिसमें लूट की घटना की गई थी, जो डिफेक्टेड नंबर प्लेट लगा के ही की गई थी, जो गुजरात नंबर का डिफेक्टेड नंबर था। इस प्रकार के लोगों में अगर कोई चीज़ हमारे संज्ञान में आ रहा है उसमें जो सख्त वैधानिक कार्रवाई के साथ साथ कई जो हमारे बीएनएस के एक्ट में जो बीएनएस की जो हमारी धाराएं हैं उसमें सुसंगत धाराओं में भी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए खुलेआम फर्जीवाड़ा हो रहा है, जिस पर कार्रवाई होना जरूरी है। इन नंबर को कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है, जिसके बाद लकीर पीटने के अलावा कुछ हाथ नहीं रह जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। पंतनगर पुलिस ने 2 बाइक चोरों को पकड़ा है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 6 बाइक और 1 स्कूटी बरामद। काशीपुर में मुरादाबाद रोड पर टायर की दुकान पर जीएसटी विभाग की टीम ने छापेमारी की, दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की। नीट पेपर लीक मुद्दे पर देहरादून में कांग्रेस ने केंद्र सरकार और एनटीए पर हमला बोला। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने और एनटीए को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। बागेश्वर में कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। अल्मोड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तमिलनाडु के नेता उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन किया। सनातन के विरोध में अभद्र बयान का आरोप। कोटद्वार में हाल ही में एक स्कूली बच्चे की मौत के बाद शहर में नशे के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश है। इलाके के लोगों ने शहर में जुलूस निकालकर सख्त कदम उठाने की मांग की। बद्रीनाथ के ब्रह्मकपाल में तीर्थ पुरोहितों ने ऑनलाइन ठगी और अवैध रूप से किए जा रहे श्राद्ध कार्यों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। काली पट्टी बांधकर काम किया। देहरादून के सिलाकू इंडस्ट्रियल एरिया की निजी कंपनी में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी के आराकोट बंगाड़ क्षेत्र में ओलावृष्टि सेब और दूसरे फलों की खेती को काफी नुकसान हुआ। किसानों ने मुआवजे की मांग की। पिथौरागढ़ में विश्वनाथ जगदीश शिला डोली पहुंच गई है। ये डोली हरिद्वार से 28 अप्रैल को निकली थी।
डोली प्रदेश के सभी जिलों में जाएगी। उत्तराखंड के हर विकासखंड में आदर्श कृषि और उद्यान गांव विकसित होंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों की आय बढ़ाने, जैविक खेती, वैज्ञानिक तकनीक और विपणन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के हर विकासखंड से एक गांव का चयन कर उसे कृषि एवं उद्यान के क्षेत्र में आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक कृषि पद्धतियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सके। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। खासकर केदारनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालु उत्साहित हैं। 22 दिन में 5,23,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। बुधवार को 32,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के धाम पहुंचे। खराब मौसम के बाद भी भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं है। मैं स्टार्ट करी थी गौरी कुंड से, दर्शन बहुत अच्छे से कल भी हुए, आज भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हो गए मुझे। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ट्रैक करते टाइम भी जगह जगह मतलब आफ्टर एवरी 500 मीटर और 1 किलोमीटर एक वॉशरूम अवेलेबल था, तो सर्विसेज सही थी, पानी भी था। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ हुई थी। तब से लेकर के अभी तक 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और बीच में कई चुनौतियां मौसम से हमको प्राप्त हुई हैं। बर्फबारी भी हुई है, बारिश भी हुई है, लेकिन हमारी जो टीमें हैं वो चाहे ट्रैक रूट हो या रोड्स हो, NH हो, उस पर पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं।